वुडोंग क्वेन उनके पिछले एपिसोड में हमने देखा होंग एंड शैन डोंग एंड उसके साथियों को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद चैंग कहता है लिन होंग काफी ज्यादा घमंडी बन रहा है, वो स्ट्रांग है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी मनमानी करेगा। अब चैंग कहता है कि वो होंग एंड शैन को सबक सिखाएगा। चैंग इतना गुस्सा इसीलिए होता है क्योंकि होंग ने टैन के साथ शादी करने की बात की होती है। अब चैंग चिल्लाते हुए कहता है तुम मेरी क्विंग टैन से शादी करना चाहते हो। चैंग की ये बात सुनकर डोंग उसे एक लात मारता है एंड कहता है तुम्हारा क्या मतलब है कि क्विंग टैन तुम्हारी है, मैं किसी को भी टैन से ऐसे ही शादी नहीं करने दूंगा। होंग की बात सुनकर उसके साथ में खड़ी हुई शी जी उसे कहती है लेकिन जो फैमिली कंपटीशन है वो बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। होंग टेम्पर्ड बॉडी के 6th लेयर में है, इसीलिए मुझे डर है कि काफी कम ही लोग होंगे जो कि उसका मुकाबला कर पाएंगे। यहाँ तक कि अगर मैं भी फाइट करूँ तो उसे हराने की पॉसिबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा कम है। इसीलिए शायद से उस समय पर ग्रैंडफादर जो है वो होंग का टैन के साथ शादी के प्रपोजल को भी एक्सेप्ट कर लें। डोंग इस बात को सुनकर कहता है होंग का कैरेक्टर से मुझे कोई मतलब नहीं है, फादर जो है वो डेफिनेटली मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब तभी टैन बीच में कहती है हालांकि फादर के एंड फैमिली के बीच का रिलेशन जो है वो काफी अच्छा नहीं है, इसीलिए अगर वो मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं भी करते हैं तब भी चीजें जो है वो और ज्यादा खराब हो जाएंगी। शीजी कहती है तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैंने सुना कि लिन होंग के फादर लिन मैंग जो है उनका अंकल शाओ के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, वो बचपन से ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। इस बात को सुनकर डोंग बीच में कहता है अगर ऐसी बात है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर मैं फैमिली कॉन्टेस्ट में लिन होंग को हराता हूँ तो वो शादी की बात को ग्रैंडफादर के सामने नहीं करेगा। डोंग टैन से कहता है तुम चिंता मत करो टैन, जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है तब तक मैं किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। ये सुनकर टैन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। शीजी भी डोंग को कहती है कि वो भी इस चीज में उसकी मदद करेगी। अब काफी ज्यादा शाम हो जाती है एंड वो सभी लोग अपने अपने घर जाने के बारे में सोचते हैं। सभी लोग अब अपने घरों की तरफ रवाना होते हैं। अपने घर की तरफ जाते हुए डोंग टैन से कहता है टैन अब तुम्हें माउंटेन्स में मेरे लिए एलिक्सर्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हुई तो तुम बस उसके बारे में मुझे बता देना। टैन इस चीज के ऊपर हामी भरती है एंड उसे कहती है डोंग शायद मुझे भी ट्रेनिंग करनी चाहिए, अगर मैं पावरफुल बन गई तो लोग तुम्हें बुली नहीं करेंगे। ये सुनकर डोंग हैरान हो जाता है एंड वो टैन से कहता है आखिर इसका क्या मतलब है, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। अब डोंग मजाक में टैन के सिर पर एक मुक्का मारता है। टैन उसे कहती है कि वो सिर्फ मजाक कर रही थी। अब डोंग टैन से कहता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और उन्हें आज की बात को एक सीक्रेट रखना होगा, वो इस चीज को अपने फादर को पता नहीं लगने दे सकते। हालांकि डोंग इस चीज से अनजान होता है कि उसके फादर उसके सामने ही खड़े होते हैं। अब डोंग अपने फादर से टकराता है, वो अपने फादर की तरफ देखता है। उसके फादर उससे पूछते हैं कि क्या वो लोग उससे कुछ छुपा रही हैं। डोंग एंड टैन अपने फादर को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। डोंग घबराते हुए अपने फादर को बताता है कि वो किसी भी चीज को उनसे नहीं छुपा रहे हैं। अब डोंग एंड टैन अपने फादर से स्वीट पोटैटोज का बहाना बनाते हैं, हालांकि उनके फादर को सभी चीजें पता होती हैं। अब लिन शाओ उन दोनों से पूछते हैं कि क्या वो दोबारा से लिन शैन एंड होंग से फाइट कर रहे थे। ये सुनकर डोंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। टैन अपने फादर की बात सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाती है एंड वो घबराते हुए अपने फादर को सारी चीजें बता देती है। कुछ टाइम बाद लिन शाओ डोंग से कहते हैं मैंने सुना तुमने आज लिन शैन को हराया है, मुझे अपने हाथ को दिखाओ। डोंग अपने फादर के सामने अपने हाथ को आगे करता है। उसके फादर उसके हाथ को देखते हैं एंड कहते हैं तुम टेम्पर्ड बॉडी के 4th लेयर पर पहुंच चुके हो, अब समझ में आया कि तुम लिन शैन को कैसे हरा पाए, लेकिन तुम तो कुछ ही दिन पहले टेम्पर्ड बॉडी के 3rd लेयर पर पहुंचे थे, आखिर तुम इतने ज्यादा फास्ट कैसे डेवलप हो पाए। डोंग इस बात को सुनकर अपने फादर से झूठ कहता है। वो कहता है कि शायद से उसकी बॉडी ने अच्छी तरीके से रेड गिनसिंग पिल को एब्जॉर्ब किया होगा। डोंग के फादर ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होते हैं एंड वो हंसते हुए कहते हैं मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी प्रोग्रेस कर लोगे, मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। डोंग भी काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके फादर उसके हाथ पर स्टिक से मारने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब लिन शाओ अपने बच्चों के सामने खांसने लगते हैं। ये देखकर उनके बच्चों को उनकी चिंता होती है एंड वो उनसे पूछते हैं कि क्या वो ठीक हैं। लिन शाओ अपने बच्चों से कहते हैं कि वो ठीक हैं। लिन शाओ डोंग से कहते हैं कि वो डोंग के टैलेंट के साथ काफी ज्यादा खुश हैं। अब लिन शाओ अपने हाथ को आगे करते हैं। उनके हाथ में एक ग्रेड 2 एलिक्सर रखा होता है। वो उस ग्रेड 2 एलिक्सर को डोंग को देते हैं। डोंग उस ग्रेड 2 एलिक्सर को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। वो ग्रेड 2 एलिक्सर एक गोल्डन जेड ब्रांच होता है। डोंग अपने फादर से पूछते हैं कि आप दोबारा से माउंटेन्स पर इन एलिक्सर को ढूंढने के लिए गए थे। डोंग के फादर इस चीज का जवाब नहीं देते। वो डोंग से कहते हैं इसके अलावा कुछ समय बाद फैमिली कंपटीशन शुरू होने वाला है,
इसीलिए तुम्हें अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करना चाहिए। तुम एलिक्सर्स के बारे में चिंता मत करो, मैं इस प्रॉब्लम को देख लूंगा। अपने फादर की बात सुनकर डोंग अपने फादर से कहता है, लेकिन आपको भी एलिक्सर्स चाहिए आपकी इंजरीज को ठीक करने के लिए। डोंग के फादर उसे कहते हैं, लेकिन मेरी चोटें जो हैं वो पुरानी हैं, इसीलिए एलिक्सर्स का उन पर ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होता। तुम्हारी ट्रेनिंग जो है वो अभी भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब डोंग के फादर वहाँ से चले जाते हैं। जाते हुए भी उन्हें काफी ज्यादा खांसी हो रही होती है। डोंग की इतनी सफलता को देखकर डोंग के फादर काफी ज्यादा खुश होते हैं। अपने फादर को जाता हुआ देखकर डोंग अपने मन के अंदर कहता है, आप चिंता मत कीजिए, आने वाले समय में मैं जरूर आपका नाम रोशन करूंगा। अब डोंग टैन से कहता है, चलो अब घर चलते हैं। अब तभी डोंग टैन की तरफ देखता है। टैन की हालत थोड़ी खराब दिख रही होती है, इसीलिए वो पूछता है, क्या तुम ठीक हो? टैन उसे झूठ बोलती है कि शायद से वो भूखी है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ये सुनकर डोंग उसे कहता है, चलो फिर घर चलते हैं और खाना खाते हैं। अब वो दोनों अपने घर जाते हैं। कुछ देर बाद रात हो जाती है। डोंग के मॉम ने डोंग को टैन को बुलाने के लिए कहा होता है, इसीलिए डोंग टैन के रूम पर जाता है उसे बुलाने के लिए, लेकिन वो देखता है कि टैन बहुत ज्यादा जल्दी सो चुकी है। डोंग टैन के पास जाता है, उसके कंबल को हटाता है एंड वो देखता है कि उसकी बहन जो है वो काफी ज्यादा कांप रही है, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। टैन के आसपास काफी ज्यादा ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, जो कि टैन को काफी ज्यादा ठंडा बना देती हैं। डोंग ये देखकर कहता है, टैन क्या ये चिलिंग कोल्ड फ्लेयर्ड है? टैन की इतनी खराब हालत को देखकर डोंग अपने फादर को बुलाने के लिए जाता है, लेकिन तभी टैन उसे रोक देती है। टैन डोंग से कहती है, तुम मत जाओ, ये प्रॉब्लम जो है वो काफी सालों से है, यहाँ तक कि फादर भी मेरी मदद नहीं कर सकते हैं। टैन डोंग से कहती है कि उनके फादर काफी ज्यादा खुश हैं, इसीलिए वो उन्हें दोबारा से चिंता में नहीं डालना चाहती। टैन कहती है कि वो आज की रात के लिए इसे सह लेगी। अब टैन डोंग को अपने साथ रहने के लिए कहती है। टैन की खराब हालत को देखकर डोंग टैन के पास जाता है। टैन को काफी ज्यादा ठंड महसूस हो रही होती है। डोंग टैन की बॉडी को टच करता है एंड कहता है, ये ठंड जो है वो टैन की बॉडी को सता रही है और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। डोंग को टैन की इस हालत को देखकर काफी ज्यादा अफसोस होता है। वो खुद को गाली देता है कि आखिर उसके भाई होने का क्या फायदा है। अब डोंग को एक आइडिया आता है। डोंग टैन से चिपक जाता है ताकि उसे और ज्यादा सर्दी ना लगे। टैन ये देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड होती है। वो डोंग से कहती है कि उसे ये करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो उसे भी काफी ज्यादा ठंड लग जाएगी। डोंग टैन से कहता है, ये तुमको थोड़ा सा ही मदद करेगा, मैं भी तुम्हारे इस बोझ को सहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ऐसे ही तड़पने नहीं दे सकता। टैन डोंग को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन डोंग उसकी एक नहीं सुनता एंड उसके गले लग जाता है। डोंग को ये सब करता देख टैन के आंसू निकलने लगते हैं। डोंग टैन से कहता है कि उसे और ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है। रोते हुए टैन के आंसू बर्फ में बदल जाते हैं। कुछ टाइम बाद डोंग को महसूस होता है कि ये चिलिंग कोल्ड जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डोंग को फील होता है कि ये कोल्ड जो है वो उसके बोन्स को भी ठंडा करके रख देगा। ठंड की वजह से टैन बेहोश हो चुकी होती है और धीरे धीरे करके डोंग भी अपने होश को खोने लगता है। डोंग खुद को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है, टैन ने इस प्रॉब्लम से काफी समय तक सफर किया है, ये सोचना कि ये इतना ज्यादा दर्दनाक होगा, भगवान मैं आशा करता हूँ कि कोई चीज टैन की मदद कर सके। अब डोंग टैन को सेव करने की बात करता है। वो कहता है कि वो नहीं चाहता कि टैन इस टॉर्चर को और ज्यादा सहे। डोंग के ये कहते ही उसका स्टोन जोर से चमकने लगता है। डोंग ये देखकर हैरान हो जाता है। डोंग का वो मिस्टीरियस स्टोन टेलिस्मैन आसपास की सभी ठंडी हवा को अपने अंदर खींचने लगता है। उस मिस्टीरियस स्टोन टेलिस्मैन की खींचने की फोर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। कुछ ही टाइम में डोंग का वो मिस्टीरियस स्टोन टेलिस्मैन आसपास की सभी ठंडी हवा को गायब कर देता है। अब उस स्टोन टेलिस्मैन के अंदर से कुछ बीड्स बाहर निकलती हैं। डोंग उन बीड्स को देख ही रहा होता है, तभी टैन भी जाग जाती है। डोंग टैन से उसकी हालत के बारे में पूछता है। टैन उसे बताती है कि उसे अब ठीक महसूस हो रहा है। ये सुनकर डोंग को काफी ज्यादा खुशी होती है। अब टैन शर्माते हुए डोंग के पास जाती है एंड उसे किस करती है। डोंग ये देखकर काफी ज्यादा शर्मा जाता है एंड वो उसे कहता है कि वो ये क्या कर रही है। टैन डोंग को बताती है कि ये उसके शुक्रिया करने का अंदाज है। अब डोंग शर्माते हुए वहाँ से चला जाता है एंड जाते हुए वो उसे कहता है कि वो लोग फैमिली हैं, इसीलिए इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। डोंग के जाने के बाद टैन डोंग के बारे में सोचती है। अब डोंग दौड़ते हुए अपने रूम पर पहुंचता है। वो हांफने लगता है। अब डोंग सोचता है कि आखिर उसकी बहन ने ऐसी चीज कहाँ से सीखी होगी। अपने इन ख्यालातों को हटाने के लिए वो खुद को पंच मारता है एंड कहता है कि मैं अपनी बहन के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। अब डोंग उन बीट्स को ध्यान से देखता है एंड कहता है, इन सभी बीट्स में स्ट्रॉन्ग यिन एनर्जी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये काफी ज्यादा जेंटल है। जिस आर्ट को मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो टेम्पर्ड बॉडी लेवल आर्ट है। टेम्पर्ड बॉडी के ऊपर अर्थली युवान लेवल आती है। जब कोई वॉरियर अर्थली युवान लेवल में प्रैक्टिस कर रहा होता है तब उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है यिन एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, और जब कोई हेवनली युवान लेवल पर पहुंच जाता है तो उसे यांग एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होता है।
और जब यिंग एंड यांग एनर्जी एक वॉरियर की बॉडी के अंदर मिल जाती है तो युआन डैन बनता है और तब वो वॉरियर युआन डैन कल्टीवेटर बन जाता है। हालांकि हेवन और अर्थ में यिन एंड यांग एनर्जी को डिफरेंट ग्रेड्स एंड कैटेगरीज में ग्रुप्ड किया जा सकता है। एक वॉरियर के युआन डैन स्ट्रेंथ जो है वो उस वॉरियर के यिन यांग एनर्जी के ग्रेड के ऊपर डिपेंड करती है। अगर उसने हाई ग्रेड यिन यांग एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होगा तो नेचुरली उसकी युआन डैन स्ट्रेंथ जो है वो काफी ज्यादा हाई होगी। ऑर्डिनरी लोग जैसे कि डोंग के फादर एंड ग्रैंडफादर, इन्होंने सिर्फ सेकंड या थर्ड ग्रेड यिंग यांग एनर्जी को ही एब्जॉर्ब किया है। जो काफी ज्यादा अमीर लोग होते हैं उनके पास काफी ज्यादा रिसोर्सेस होते हैं स्पेशल काइंड ऑफ यिंग यांग एनर्जी को ढूंढने के लिए। इन स्पेशल यिन यांग एनर्जी की मदद से ये अमीर लोग अपने युआन डैन को हायर क्वालिटी का बनाते हैं। अब डोंग को समझ में आता है कि उसके हाथ में जो चीज है वो पर्ल्स हैं, व्हाइट यिन पर्ल्स, और ये पर्ल्स जो हैं वो उसके स्टोन टेलिस्मैन ने टैन के आसपास जो ठंडी हवा थी उसको दबा के बनाया है। और इसका मतलब ऑब्वियसली ये स्टोन जो है वो एटलीस्ट ग्रेड 4 लेवल के हैं। डोंग सोचने लगता है कि अगर चिलिंग कोल्ड जो कि सिर्फ हवा में थी उसकी वजह से इतने स्ट्रॉन्ग यिन एनर्जी वाले पर्ल्स बन सकते हैं तो टैन की बॉडी के अंदर जो चिलिंग कोल्ड है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। बचपन से ही टैन के पास स्ट्रॉन्ग चिलिंग कोल्ड है। डोंग सोचता है कि जो उसका स्टोन टेलिस्मैन है उसका टैन के इस चिलिंग कोल्ड को खींचकर रिफाइन करना काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। टैन एंड इस स्टोन टेलिस्मैन के अंदर काफी ज्यादा सीक्रेट्स छुपे हुए हैं और ये चीज डोंग को और ज्यादा क्यूरियस बनाती है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने अपनी फैमिली का ख्याल रखना, मत आने।